हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज थोड़ा वीडियो लेट आया है बट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैं शुरू करने से पहले कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ, मोटिवेशनल फॉर यू एंड फॉर मी। ज्ञान की चिंगारी नहीं बनती कभी नादान, इस ज्ञान के बल पर ही तो बन जाता राजा रंग समान। सो आज हम बहुत ही बेहतरीन राइटर, पोइट, क्रिटिक के बारे में जानेंगे। तो वो आप जानते हैं कि उन्होंने लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई हैं, कौन सी झेली हैं। तो ये शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अलेक्जेंडर पोप के बारे में, आप ये सोच लीजिए कि नियो क्लासिकल एज के ऐसे कोहिनूर हैं जिनकी चमक कभी कम नहीं होगी। ज़िंदगी में कितने भी क्रिटिक मिले इन्हें, कितने भी क्रिटिसिज्म हुआ इन पर, इन्होंने फटाक से उन पर पलटवार किया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इनके बारे में। He was born 21 May 1688, London, England. He was died 13 May 1744, Twickenham, Middlesex, England. जब इनकी डेथ हुई तो वो इनके ही विला मतलब दुर्ग होता है, महल टाइप का, तो वहीं पर हुई थी। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है पोइट, राइटर और ट्रांसलेटर। इन्होंने क्रिटिक भी किया और क्रिटिसिज्म पर भी फोकस किया। इनके नोटेबल वर्क हैं द डंशियार्ड, रेप ऑफ द लॉक, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, हिज ट्रांसलेशन ऑन होमर। तो इन्होंने उनके इलियड पर भी ट्रांसलेशन किया है। देन हम देखते हैं कि जो शेक्सपियर थे, एक महान ड्रामेटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा। लोग एक एरिया में जाते हैं, उन्होंने सारे एरिया में कॉमेडी, ट्रेजेडी, एंटी ट्रेजेडी सब कुछ लिख दिया। तो उनके बाद अगर किसी की कोटेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है तो वो सिर्फ पोप हैं, अलेक्जेंडर पोप। सटायर, तो इनका जो मेन फोकस रहा है सटायर पे रहा है। एंड हीरोइक कपलेट के तो ये मास्टर कहे जाते हैं। एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम बोन ट्यूबरक्लोसिस। देखिए, अब मैं थोड़ा इसकी जो मतलब एक कंडीशन थी इनकी लाइफ की और जो इनका जीवन यापन रहा, कैसे इनकी एजुकेशन हुई, मैं बताती हूँ। आप खुद सोचेंगे, अगर ये इंसान इतना आगे जा सकता है तो हम क्यों नहीं जा सकते। बोन ट्यूबरक्लोसिस, आप समझते हैं क्या होता है? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है बोन, तो उसमें झुकाव हो जाता है और मतलब इंसान कुबड़ा हो जाता है। जब ये 12 साल के थे तब ज़्यादा ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा इनको पेन रहता था बॉडी में, जिसके कारण ये स्कूल नहीं जा पाते थे। क्योंकि कैसे जाते हैं, क्योंकि अगर कोई कुबड़ा इंसान स्कूल जाएगा तो देखिए, छोटे बच्चों में इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो सामने वाले को समझ सके। वो तो उसको कुबड़ा ही बोलेंगे ना, तो उनको ठेस लगती थी और वो नहीं जाते थे। घर पे रहकर इन्होंने प्राइवेट ट्यूटर से एजुकेशन ली, जितना था सीखना इन्होंने वहीं से सीखा और अपनी राइटिंग भी स्टार्ट की। देखिए, कुछ बुक्स में है 4.5 हाइट और 4.6 हाइट, तो मैंने दोनों को ही ऐड कर दिया है। और रेस्टोरेशन एज थी उसके, तो ये मास्टर रहे थे हेरोइक कपलेट्स में, ये मैं बता चुकी हूँ। इनसे पहले ड्राइडन ने यूज़ किया और उनसे भी पहले किन्होंने यूज़ किया, चौसर ने। लेकिन अगर किसी ने पहचान दिलाई हेरोइक कपलेट को तो ये सिर्फ पोप थे। हाँ, मैं हेरोइक कपलेट के बारे में आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, लेकिन मैं आज सोच रही हूँ कि इसी के बारे में मैं कंप्लीट करूँ। फेमस कोटेशन, देखिए फेमस कोटेशन में तो ये मास्टर थे। अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, जो आज हम बोलते हैं ना, अल्प ज्ञान मतलब इंसान को बर्बाद कर देता है, ख़तरनाक होता है, तो वो इन्हीं की कोटेशन थी। टू एर इज़ ह्यूमन टू फॉरगेट डिवाइन, इन्हीं की थी। एंड क्विंटिलियन, एरिस्टोटल, हॉरेस, बॉलियो, तो इन्होंने इन सब को पढ़ा और इन सब से इंस्पायर हुए और अपने क्रिटिक्स को, अपनी पोएम को स्टार्ट किया। एंड एसे ऑन क्रिटिसिज्म, तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे और इसको जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वो भी बहुत इजी वे में। देखिए तो सुनिए। अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टो इन द वेन ऑफ हॉरेस आर्स पोइटिका, तो जो इनका वर्क था एक तरह से मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र होता है हॉरेस की आर्स पोइटिका का। एंड इट वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली 15 मई 1711। इसमें बताया गया है कि हाउ बैड क्रिटिसिज्म आर हार्मफुल, तो जो बैड क्रिटिसिज्म होता है, जो आलोचना होती है बुरी, वो किस तरह से घातक है, किस तरह से घातक है ये हमारे लिए नहीं, ये पोइट को, राइटर को एक तरह से बर्बाद करके रख देती है। फिर इसमें बताया गया है कि क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए बैड क्रिटिक की और गुड क्रिटिक की।
फिर इन्होंने कहा है इसमें कि हाउ टू राइट क्रिटिक, मतलब कैसे लिखना चाहिए उनको, कैसे लिखा जाता है क्रिटिक। तो हम देखते हैं कि जो क्रिटिक होता है या क्रिटिसिज्म करते हैं वो जिस चीज़ पर, उसमें अच्छी बात भी है तो बुरी बात भी है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, वरना क्या होगा, जो राइटर है, जो पोइट है, तो उसका जो करियर है वो शुरू होने से पहले ही एंड हो जाएगा, क्योंकि लोगों के सामने जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया जाएगा तो लोग उसके बारे में वही धारणा बना लेंगे। तो क्रिटिक वालों को, जो क्रिटिक करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली होना चाहिए, मनी मेकर नहीं होना चाहिए। देन यहाँ हम उनकी क्वालिटीज़ देखते हैं। देखिए, मैंने गुड क्रिटिक में प्राइस बनाया है, स्टार बनाए, इमोजी बनाया है, स्माइली, एंड बैड क्रिटिक में घोस्ट बनाए हैं, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाए कि गुड क्या है और बैड क्या है। तो गुड में एंशियंट राइटर को फॉलो करना चाहिए, उसके अंदर क्या जलन की भावना नहीं होनी चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, अनबायस्ड मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए, कि ये नहीं कि मेरा सगा संबंधी है तो मैं यहाँ पे नेपोटिज्म दिखा दूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। पर कहना क्या चाहता है कि बिना पढ़े क्यों उस पर बैड क्रिटिसिज्म किया जाए, पहले उसको देख लो, जान लो, उसको रिवाइज़ कर लो, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड तो करो। देन यहाँ पर क्या गया है कि पॉइंट का काम क्या होता है, क्रिटिक का काम क्या होता है, सर्व करना है, अटैक नहीं करना है किसी पर। ठीक है, अगर कोई क्रिटिक है तो वो सामने वाले को सुझाव दे सकता है, सजेशन दे सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि उस सामने वाले को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो। देन उसमें विटी वाली फीलिंग्स होनी चाहिए, विटी की भावना होना चाहिए, कि जैसे कि अगर मुझे कुछ कहना है मैं क्लियरली बोल दूँ, चाहे वो बुरा ही लगता है लेकिन पूरा क्लियर होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए इस तरह से बोलूँ कि वो बुरा भी ना लगे, तो ये विटी होता है। देन आता है उसमें के अंदर नॉलेज होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं बैड क्रिटिक क्या है। तो देखिए, बैड क्रिटिक, बैड मतलब बुरा, सबको पता है, बट बैड क्रिटिक होता क्या है। तो बैड क्रिटिक्स में ये होता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर देता है, उसको ऐसे प्रेजेंट कर देता है वो क्रिटिक, कि वो सारी चीज़ें नेगेटिव ही नेगेटिव नज़र आने लगती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि कहते हैं कि काला रंग अशुभता की निशानी होता है, अशुभ होता है, लेकिन अगर मैं इसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत करूं, लेकिन एक ब्लैक बोर्ड ही है जिसने हम स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर दी, तो इस तरह से ये गुड हो गया, और जो मैंने अशुभ बोला था वो बैड हो गया। तो बैड में क्या होता है, प्राइड होता है, बहुत घमंड होता है, एनीवे चलन की भावना होती है। वो क्या करते हैं, पूरी चीज़ को नहीं पढ़ते, पूरा सीक्वेंस वाइज में नहीं पढ़ते हैं, और थोड़ा सा पार्ट्स पढ़ लिया उसके हिसाब से वो क्रिटिक कर देते हैं, वो भी बैड क्रिटिक करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आजकल व्हाट्सएप में या फिर कोई भी सोशल मीडिया में हमें थोड़ा सा वो नॉलेज की चीज़ें एक दो मिल जाती हैं, हम सोचते हैं कि वो ही सही है, हम वो उस बुक को तो पढ़ें कि क्या पूरा सही है, क्या सही नहीं है। फिर क्या है कि यहाँ पर छोटी छोटी गलतियों को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि वो जो पॉइंट है वो जीनियस माइंड का हो सकता है, उसके अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा ग्रेट हो सकती हैं। तो यही था गुड और बैड क्रिटिक में अंतर। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्रिटिक वालों को, जो क्रिटिक्स करते हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए कि हम ऐसा ना करें, और पोइट्स का, राइटर का करियर बर्बाद ना करें। सो आई थिंक्स इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो सजेशन है वो कमेंट सेक्शंस में भी दे सकते हैं, ताकि मैं और ज़्यादा सुधार कर सकूं।